ये देखिए, ये पेशकश हो गई है, ये सरकारी लेटर है, सरकारी पत्र है, जिसमें साफ साफ कर दिया गया है कि भैया 1/1/2026 से जो है जो 8th पे कमीशन का गठन हो गया है और अब इसकी ये सरकारी लेटर इसके लिए जारी हो चुका है, इसलिए निश्चिंत रहें। अभी निश्चिंतता की बात है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, अर्थात ये मंजूरी का लेटर था, स्वीकृति प्रदान करी है और इसमें ये साफ साफ बोल दिया है कि जो ये जो कमेटी बनाई है, कमेटी बनाई जाती है और बड़े योग्य लोगों की वो कमेटी होती है, जो इन सारी चर्चाओं को सबको देखते हुए, देश के कोने कोने को देखते हुए उससे पूरे से रिपोर्ट लाती है निकाल के। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन में काम हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, 18 महीने के भीतर ये इसको अपनी सिफारिशें देनी है कि क्या क्या किया जा सकता है और ये बहुत वाइड रिपोर्ट बनती है। आप सोचिए ना, बहुत योग्य लोगों की टीम, उनकी बहुत सपोर्टिंग स्टाफ, 18 महीने लग रहे हैं तो कितना काम होता होगा, है ना। अगर मैं देखूं तो 8वें वेतन आयोग के जो गठन का मंजूरी है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने कर दिया है। 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। देखिए, पहले फायदा होगा केंद्र कर्मचारियों को, और राज्य सरकार की भी सांसें अटकी रहती हैं कि कहीं केंद्र बहुत ज्यादा सैलरी ना बढ़ा दे, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी की कब बढ़ेगी, जब केंद्र में लग जाएगा। अब राज्य सरकार सोच रही है कि यार बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे, वरना तो जो केंद्र में किया है वो हमें भी करना पड़ेगा अपने कर्मचारियों के लिए, और ये करना ही पड़ता है राज्य सरकारों को। क्या कोई राज्य सरकार चाहे तो केंद्र से भी ज्यादा दे सकती है? दे तो सकती है, पर फिर केंद्र से पैसा कैसे मांगेगी वापस, अगर उसको अपने राज्य में उसकी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए अगर पैसा की कमी पड़ गई, सैलरी ज्यादा दे दी, तो फिर केंद्र से पैसा भी नहीं मांग पाएगी वो। इसलिए ऐसा होता नहीं है अमूमन। केंद्र सरकार के बराबर तो वो कर ही देते हैं, क्योंकि उनको भी वोट लेना है अपने राज्य में, है ना। चलिए, बड़ा अच्छा सिस्टम है लोकतांत्रिक वैसे, है ना। तो 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारक, जितने हमारे कर्मचारी नहीं उससे ज्यादा हमारे पेंशन धारक है हमारे देश में। देखिए 69 लाख, हालांकि ये भी कभी कर्मचारी रहे थे और अब इनको चाहिए उसको वो सहारा जो सरकार ने 2006 के बाद छीन लिया है लगभग, है ना। तो 50 लाख कर्मचारी जो अभी कार्यरत हैं और 69 लाख पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा। अब आप कहो कि सर ये क्या 1/1/2026 से हमारी सैलरी बढ़ जाएगी? जी नहीं, 18 महीने में वो रिपोर्ट देगी, एक एक से वो अपना हो सकता है काम शुरू कर दे, और हो सकता है और कुछ दिन लग जाए काम शुरू करने में। 2027 के अंत तक हो सकता है लागू। मान लीजिए जून, 18 महीने कब होंगे? 30 जून 2027 को, तभी 18 महीनों का अगर 1/1/2026 को कोई कमेटी बनेगी तो। अब इसके बाद फिर सरकार विचार करेगी, फिर इस पे बिल आएगा, तो फिर वो सारी चीजें जो है फिर सरकार 6 महीना अपना समय लेगी कि भाई देखो ये ले रही है, ये बोल रहा है, इसलिए बोल दिया 2027 के अंत तक हो सकता है लागू। यानी 1/1/2026 से आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। सैलरी कब बढ़ेंगे? अगर 2027 के अंत तक लागू हुआ तो 1 जनवरी 2028 से ही सैलरी में फर्क देखने को मिलेगा। फिर सर जो 1 जनवरी को ड्यू है 2026 को, फिर इस पीरियड का क्या होगा? तो इस पीरियड को कहते हैं एरियर, बकाया राशि। यानी जो सैलरी आपकी 1 जनवरी 2026 को, मान लो किसी की सैलरी 50,000 चल रही थी, 50,000, तो फिर वो जो दैनिक इंक्रीमेंट, जो डीए चल रहे हैं, जो जिस गति से वो बढ़ रहे हैं, वो वैसे यहाँ चलते रहेंगे। लेकिन मान लो कि पे कमीशन ने सिफारिश की कि ये सैलरी जो है 70,000 होनी चाहिए थी और इसी दिन से होनी चाहिए, क्योंकि पे कमीशन की रेट तो ये है, तो फिर ये जो 20,000 का डिफरेंस है, ये आपको चाहे तो सरकार 24 महीने का जो ड्यू है या 23 महीने का ड्यू, जितने महीने का डिले होगा उतने की गुणा करके इकट्ठा पैसा दे देती। ऐसा हुआ है क्या कभी? हुआ है, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार ये तो हो गया कि भाई जो 2028 से जो सैलरी बढ़नी है वो तो मिल गई, लेकिन पीछे का ड्यू किसी का नहीं मिला और ना उसको माना गया कहीं, फिर बोला कि उसी दिन से मिलेगा। अब ये सरकार के हाथ में कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एरियर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उम्मीद ये की जा रही है एरियर भी दिया जाएगा। चलिए, तो भाई जो नई भर्ती वाले हैं, देखो ये इसमें सब बातें ये लिखी हुई हैं और इसमें एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया सेट करके दिया है कि जब पिछली बार 2016 में आया था, तो उस टाइम पे जो फैक्टर था, फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर क्या चीज है? फिटमेंट फैक्टर जो ये देखा जाता है डीए को सबको मिलाकर के, आजकल की महंगाई को देख करके, कि भाई कितना एक फैक्टर तय कर दिया जाए, कितने गुना उस सैलरी को कर दिया जाए जो आज की महंगाई में ये सैलरी बढ़िया गिनी जाए। और पे कमीशन जब भी आता है ना, हमेशा प्राइवेट कर्मचारी भागता है सरकारियों की ओर को, तो यानी अब सरकारी का रोल और बड़ा होने वाला है नौकरियों का। अब तक तो है ही होड़, और अब और होड़ बढ़ने वाली है। तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर 2016 में, जो 2018 से लोगों को सैलरी मिली, तो 2016 वाला जो पे कमीशन था उसमें ये दिया गया था। इस बार ये कम होगा। कम क्यों होगा? अब आप एक बात बताओ, ये इसलिए कम होता है, मान लो जैसे जब एक अमाउंट, जब यहाँ छोटा अमाउंट था, लोगों की सैलरी कम थी, लेकिन अब ये बड़ा अमाउंट होने जा रहा है, अब सैलरी ज्यादा है, अब उसका उतने गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा सैलरी में। तो इसलिए फिटमेंट फैक्टर ऐसा तो नहीं है कितने गुना कर दिया जाएगा, पहले हो सकता है लोगों की 3 गुना भी हुई होंगी, तो ये जितनी जितनी सैलरी बढ़ी जाएगी तो ये गुना कम। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी की 300 रुपए सैलरी है और इसका कोई, मतलब पर डे का मैं कहता हूं, इसका 3 गुना कर दिया तब भी ये 900 ही बनता है, लेकिन ऑलरेडी कोई 3,000 पर है तो इसका कोई 3 गुना थोड़ी कर देगा, क्योंकि यहां जो फर्क आया वो 6,000 का और यहां मात्र 600 रुपए का था। परसेंटेज में वो भले ही बराबर हो, लेकिन सरकार पे तो बर्डन पैसों में पड़ेगा ना, उस हिसाब से देखा जाता है। तो ये 2.57 से तो कम ही होगा, ये तो तय है। इससे ऊपर की कोई उम्मीद ना करें। जो उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि सब कुछ कमेटी की सिफारिश पर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इतने गुना में बन जाएगी सैलरी। अब ये गुना कैसे बनेगी? लोग सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी अगर 1 लाख है तो फिर तो इसका मतलब मेरी सैलरी 2.46 गुना करूंगा और मेरी सैलरी 2,46,000 हो जाएगी। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2.46 का भी फैक्टर लग जाए ना तो सैलरी में क्या अंतर पड़ेगा, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाता हूं कि जैसे देखो, ये एक एग्जांपल लेते हैं। लेवल 6 की एक पोस्ट है, लेवल 6 की एक पोस्ट है, उसकी बेसिक पे क्या होती है? 35,400 बेसिक सैलरी देखें, 35,400। फिर डीए होता है 19,470,
और फिर होता है एचआरए। एचआरए 10, 20, 30 है हालांकि आज की डेट में, कुछ जगह का 10%, और जो मतलब टीयर 3 सिटी है, जो टीयर 2 सिटी है उनका 20%, और जो बिल्कुल टीयर 1 सिटी है जैसे दिल्ली मेट्रो सिटीज, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इस तरह की सिटीज में 30% मिलता है। हाँ चलो 27 से कैलकुलेशन की है तो ये समझा देता हूँ। तो इससे बनता है इसका 27% और 55%, हालांकि डीए भी अब 58% हो गया है। तो मैं पिछला बता रहा हूँ आपको, तो कुल मिला के इस बंदे की सैलरी इस लेवल पे 64,428 बनेगी, इसका अगर एचआरए भी जोड़ दिया जाए तो। अब अगर ये 8वें पे कमीशन में 2.46 का फैक्टर अगर लागू हो जाता है तो फिर ये डीए तो भूल जाओ, क्योंकि डीए तो रीसेट ही होता है हर बार, डीए नहीं मिलता है। कोई कहेगा डीए 58% रहेगा, नहीं, ये फिर से जीरो से शुरू होगा, यानी 2%, फिर सरकार बढ़ाएगी 3%। पहले आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम में 8-8, 10-10% डीए बढ़ता था, क्योंकि उस टाइम सैलरी कम थी, तो 8-10% भी उसका इतना ही बनता था जितना आज 2% और 3% के बढ़ने से बनता है, इवन अब ज्यादा बन जाता है अगर रुपयों में देखें तो, है ना। तो मतलब वो इस वजह से ऐसा लगता है। चलो कुल मिलाकर के अब जो आगे अगर ये सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो डीए हो सकता है आपको जो 3 अब मिल रहा है, अगर 2% बढ़ा हुआ मिले, हर 6 महीने में बढ़ता है ना डीए। तो चलो 2.46 लागू होगा तो फिर कैसे होगा, 35,400 सैलरी है किसी की, तो ये 2.46 की इसमें मल्टीप्लाई, तो बेसिक में 2.46 की मल्टीप्लाई 87,084 सैलरी बन जाएगी, प्लस इसमें एचआरए, क्योंकि एचआरए तो हमने जोड़ा नहीं, पर एचआरए भी ऐसा नहीं है कि आपको 10, 20, 30 चल रहा है तो यही रहेगा, नहीं, क्योंकि अब बेसिक काफी बढ़ गई। इस बेसिक पे 10, 20, 30 देना आसान है, इस बेसिक पे 10, 20, 30 देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस तरह से मकानों के रेट इतने नहीं बढ़ गए होंगे, है ना। तो ऐसे सरकार ये सिफारिश ऐसी ही देगी कमेटी। चलो तो इन सबको कैलकुलेट करते हुए तो ऐसा हो सकता है शुरुआत में कुछ ऐसे स्लैब देखने को मिले 5%, 10%, 15%, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह का भी स्लैब हो सकता है 7%, 14%, 21%। इसमें भी ऐसा ही हुआ था शुरू में, 8, 16, 24 भी हुआ था। तो अब ऐसा कुछ स्लैब देखने को मिलेगा 8, 16, 24 से भी हो सकता है कम देखने को मिले। तो भाई यहां मान लीजिए अगर 27% ही दे दिया तो मैं बोलता हूँ 27%, अब किसका मिलेगा 27%, इस बेसिक का। पहले मिल रहा था इसका 27%, अब मिलेगा इसका। कितना फर्क है देखो, पहले मकान के किराए के मिलते थे 9558 और अब मिल रहे हैं मकान के किराए के 23,513। क्या एकदम ही 3 गुना उसका किराया हो गया होगा मकान का, या इन 10 सालों में, इन 10 सालों में तो पॉसिबल है, ठीक है। पर ये भी बीच बीच में बढ़ाते रहे, इसको 30 करते रहे, ये करते रहे, जैसे मकान का किराया बढ़ाया तो इन्होंने बढ़ाया, तो कह रहे हैं कि यार इतने गुना तो शायद नहीं करेंगे, ये तो क्लियर सी बात है। पर अगर ये कर दिया तो फिर सैलरी देखो, जो 64,000 बन रही थी वो कहां पहुंचेगी, 1,10,000। तो ये 2.5 गुना तो नहीं बनी भाई, दुगनी 1,28,000 होती, ये तो फिर अरे ये इससे भी कम बनेगी। तो मैं ये मानता हूं कि भाई ये 27% तो मैंने एक वैसे लिया है फिक्सिशियस रूप में कि अगर ये कर दें तो बाकी इतना जरूर फर्क पड़ जाएगा, जो 64,000 सैलरी है ये जरूर 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, तो ये भी बहुत तगड़ा इंक्रीमेंट है, इसमें कौन सी बुराई है। तो कुल मिलाकर के अब आप इस उदाहरण को वैसे समझ सकते हो। और भी अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि जो लेवल 1 की पोस्ट है, अगर 18,000 किसी का बेसिक है, देखिए फिटमेंट फैक्टर की ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये भी बने, मिनिमम इतना तो बनेगा ही, और मैक्सिमाइज ये लगाया जा रहा है 2.86, तो ये तो हाइपोथेटिकल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। ये पिछली बार से ज्यादा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसके गुना तो आप समझिए ना, सरकारी खजाने पे सरकार ये भी तो सोचती है कितना ना आ जाए बर्डन कि देश चलाना मुश्किल हो जाए। चलो तो 34,560 इसका बेसिक जो 18,000 वाले से इससे भी इतना बन जाएगा, और अगर इससे ये लग जाए तो 18,000 मिनिमम सैलरी इंडिया में सरकारी नौकर की, ग्रुप डी की भी पोस्ट की 44,280, प्लस इस पे एचआरए और बनेगा, प्लस टीए इस पे और बनेगा, तो ये सैलरी तो 50,000 प्लस कर जाएगी आराम से। तो मिनिमम सैलरी जो आज 30-32 के आसपास मिल पाती है वो 50 प्लस हो जाएगी, इतना फर्क आ जाएगा लेवल 4 की पोस्ट पे। बाकी और लेवल पे भी अगर आप चेक करना चाहो कि क्या बेसिक बन जाएगी इस फिटमेंट फैक्टर से और इस फिटमेंट फैक्टर से, तो क्या बन सकती है वो आपको मैंने करके कुछ कैलकुलेशंस दिखाई हैं। तो अब ये लागू कब से होगा, लागू तो ये एक 2026 ही कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अगर आपको इसका फायदा कहें कि वो कब मिलेगा, वो 1/1/2028 से पहले उम्मीद नहीं है। और इसके बीच का जो 2 साल का एरियर है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार की नीयत पे और मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो वो पिछली बार नहीं दिया गया था, तो ऐसा नहीं है कि वो दिया ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सरकार वो देगी नहीं देगी वो अपने हिसाब से उसको तय करती है। कुल मिलाकर के ये आपको मैंने पूरा 8th पे कमीशन का पूरा रोल समझा दिया है। प्राइवेट सेक्टर को क्या फायदा होगा कि अगर सरकार, देखिए सरकार ने अपना जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसकी सैलरी तय कर दी, वो 44,000 से कम नहीं हो सकती, तो सरकार जब अपने ऊपर ये रूल लागू करती है तब वो दूसरे से भी कह सकती है। अब वो प्राइवेट सेक्टर से कहेगी कि आप मिनिमम सैलरी क्या दे रहे हो, तो मिनिमम सैलरी प्राइवेट सेक्टर तो दे ही नहीं सकता, अब कहेगी चलो हम 44 दे रहे हैं तो आप कम से कम 35 तो रखिए। तो प्राइवेट सेक्टर्स को ऐसे भी फायदा होगा, और ये जो अभी कमेटी बना रहे हैं यही सिफारिश करेगी प्राइवेट सेक्टर्स की भी कि वहां भी इतना होना चाहिए। तो वो सब चीजें सबको फायदा होता है, इवन सैलरी में, तो ठीक है। और ये बर्डन किस पे आता है, सरकार पर और कंपनियों पर। तो भाई वो तो ठीक है, भाई कंपनियां लाभ भी कमा रही हैं तो सरकार को मुनाफा भी हो रहा है टैक्सेस से, तो सैलरी बनती भी है देना। चलिए थैंक यू, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी ये सिर्फ आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ ये सब उम्मीदों के आधार पर हैं, कुछ भी ऐसा ना ले कि सब कुछ फिक्स हो गया है। अभी ये तो फिर कमेटी क्यों बनाई अगर सब कुछ फिक्स ही है, तो ये सब सिर्फ उम्मीदों के आधार पर बताए जा रहे हैं। थैंक यू, नमस्ते।